तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो यहाँ पर क्लास जो कराया जा रहा है, सारा क्लास होमवर्क से करवाया जा रहा है और आप लोग का सपोर्ट और प्यार इतना बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पर इतना अच्छा क्लास भी कराया जा रहा है और सभी लोग पढ़ के भी आते हैं और जवाब इतना जोर तोड़ से देते हैं, लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो है अब इन लोगों से मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी एग्ज़ाम आएगा उस क्वेश्चन के बारे में ये लोग जो है, जहाँ भी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जहाँ भी एग्ज़ाम में देने के लिए जाएंगे वहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि नहीं पढ़ा हुआ हो। मतलब सब क्वेश्चन जो है यहाँ डिस्कशन करवाया ही जाता है, सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से मिलने का उम्मीद हमेशा रहता है और सारे मतलब आप लोग के लिए भी क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन भी देते हैं और क्वेश्चन देने के साथ साथ उसका जवाब भी देते हैं। और सारा एग्जाम जो होता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी का जो है मेंस, ये सीजीएल हो, ये दोनों कंबाइंड रूप से, उसके बाद जो है बिहार के लिए जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार के द्वारा अभी घोषणा भी किया गया है कि बहुत सारी वैकेंसी जो है लगभग आने वाली है, तो वो सारे एग्जामों को लेकर के कंबाइंड रूप से क्लास को करवाया जाता है। साथ साथ एएलपी और टेक्नीशियन का भी लास्ट में रहता है, जो कि जितना भी सीट दिया हुआ है उसी अनुसार से सभी को पढ़ना है और उसी में एग्जाम को क्रैक करना है जैसे भी हो। तो उसके लिए पूरा मेहनत जोर तोड़ से करना पड़ता है और सब लोग कर ही रहे हैं। और साथ साथ टेस्ट का भी आयोजन यहाँ पर होता है सुबह में, जो कि टेस्ट भी लगाने के लिए सभी लोग आते हैं और टेस्ट भी होता है और साथ साथ उसका डिस्कशन भी करवाया जाता है। और जितना भी यहाँ पर होमवर्क रहता है वो सारे होमवर्कों को पूरा तरीके से डिस्कशन यहाँ पर करवा दिया जाता है। और उसके बाद जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद आज का करंट अफेयर्स जो जितना बनने वाला वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के यहाँ पर क्लास को आज करवाया जाएगा। और आज एक विशेष बात है कि जितना भी मंत्रिमंडल, जो मोदी का जो 3.0 मंत्रिमंडल हुआ है, ये पूरा क्लास में आप लोग बने रहिएगा। उसमें बीच बीच में जहाँ पर हो तहाँ पर ये जहाँ पर समय मिल पाए वहाँ पर ये मंत्रिमंडल का जो है जितना भी आज पूरे मंत्रिमंडल बनाया गया है वो सारे मंत्रिमंडलों को एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है। नया अभी वर्तमान में बना है, जो भी बने हैं वो नया क्वेश्चन हो जाएगा और जो भी एग्ज़ाम नया आने वाला है वो सारे एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो भी करंट बनता है वो करंट ही लगातार जो एग्ज़ाम होने वाला रहता है उसे 1-2 महीना पहले या 1 महीना पहले या 15 दिन पहले भी, अभी तो एग्ज़ाम हुआ उसमें 15 दिन पहले भी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन मतलब जो घटना हुआ है वो घटना को भी दे दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, ये भी इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा क्लास को जरूर देखिए और अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें और लाइक जरूर कर दिया करें। और शेयर करने के साथ साथ जो है वो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और जो लोग अपने ग्रुप जिनका बना होगा, व्हाट्सएप का हो या टेलीग्राम का हो, जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप में भेजने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्रथम जल शक्ति गृह जो है ये कहाँ पर खोला गया था, यानी कि बिजली जो है सबसे पहले भारत में कहाँ पर ये बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शक्ति गृह जो है बिजली जो बनाया गया था वो 1897 में बनाया गया था और ये कोलकाता दार्जिलिंग में बनाया गया था। तो इसका जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम लेना रहता है, जो कि बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। तो 5 ही लोग जो पहले आए हैं उनका सही जवाब जो भेजे हैं उनका नाम लिया जाएगा। तो आज पहले स्थान पर आए हैं महेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये बरौनी से जवाब को भेजे हैं। और उसके दूसरे स्थान पर जवाब आया अनिल कुमार जी का जवाब आया, ये हसनपुर समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है ये नेहा कुमारी जी का जवाब आया है, ये दलसिंह सराय से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर ममता रॉय जी का जवाब आया, जो कि ये वैशाली से जवाब भेजी है। और 5वें स्थान पर रामू कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये सारण जिला से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं और साथ साथ क्लास को देखते हैं। क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहा था, आज भी लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को जरूर देखिए और सुनने के बाद जो है उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन करंट अफेयर से स्टार्ट होगा और करंट अफेयर से ही समाप्त होगा और बीच बीच में जो है मंत्रिमंडल का गठन जो है वो जो हुआ है उस मंत्रिमंडल को भी लेकर के आया गया है। तो बता दीजिएगा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 अभी वर्तमान में जारी कर दिया गया है। और इस जारी के अनुसार जो है भारत का स्थान अभी वर्तमान में कौन सा हो गया है, 176 हो गया है। 176 नंबर का हो जाएगा। टोटल कितना देश भाग लिया इसमें, 180 देश भाग लिया। और नल्ला जो पाकिस्तान है इसका जो है भारत के बाद हो जाएगा 177 नंबर का नल्ला पाकिस्तान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा क्या हुआ, ठीक है। और इसमें पहले स्थान पर जो है कौन सा देश रहा है, एस्टोनिया रहा है। ठीक है, एस्टोनिया हो जाएगा। और एस्टोनिया जो है इसकी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है महिला रूप से बनी हुई है, जो कि कौन प्रधानमंत्री है, काजा क्लास। ठीक है, काजा क्लास जो है एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हो जाएगी। और ये जो है भारत का स्थान जो है ये 2024 में रहा है 176 रहा है। और इससे पहले जो रहा था वो कौन सा स्थान रहा था,
4 स्थान आगे था, 180 था, 180 था और 4 अंक का सुधार हुआ है। अभी वर्तमान में 176 नंबर 2024 के अनुसार हो गया है। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 129, ठीक है, 129 हो जाएगा। और ये जारी करने वाली संस्था जो है ये कौन सा है? WEF हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, जो कि इसी के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शांति सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 116, ठीक है, 2024 में 116 हो गया है। और 23 में कौन सा था? 126 था, 126 हो जाएगा, शांति में 2024 में था। और अभी वर्तमान में जो बदल करके 116 हो गया, जो कि शांति में हो गया है। आगे बता दीजिएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 159, ठीक है, 161 से घट करके 159 आ चुका है। और प्रेस दिवस जो है ये कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए यात्रा और पर्यटन के लिए, पर्यटन जो है इसमें रैंक जो है भारत का उसको कौन हो जाएगा? ये 39 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में कौन सा रैंक है? 134 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी चर्चा में रही पेट्रो डॉलर, ये पेट्रो डॉलर डील जो है इसका संबंध जो है वो किससे है? ये अमेरिका सऊदी अरब, ठीक है, अमेरिका सऊदी अरब से हो जाएगा, जो कि तेल की आयात और निर्यात करने के लिए ये जो है डील जो होगा ये डॉलर में ही डील होगा। इसको भी याद कर सकते हैं, डील किस में होगा? तो डॉलर में डील होगा। अब आप करेंसी हो ले, मतलब उसके बाद करेंसी, मतलब ये दोनों के बीच जो समझौता हुआ है ना, ये डील जो होगा ना ये डॉलर में होगा। और उसके बाद अब जो है पूरे करेंसी से भी देगा, करेंसी से भी दे दिया जाएगा वो। बताइए ओपेक जो है इसका गठन कब हुआ था? 1960, ठीक है। और इसका गठन जो हुआ था 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ ओपेक का? वियना में हो जाएगा, ठीक है, वियना हो जाएगा। और ये जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन हो जाएगा। और ओपेक में वर्तमान में कुल कितना देश है? 13 को था, 12 अभी हो चुका है। 13 को पहले था, अभी 12 हो गया है, जो कि अंगोला जो है, अंगोला देश जो है इससे बाहर हो चुका है। तो अभी वर्तमान में जो है 12 देश ही हो जाएगा। और वियना जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा सिंधु नदी जल समझौता जो है वो किस नदियों के बीच में हुआ है? पाकिस्तान के नदी के बारे में कर रहे हैं, तो ये सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब हो जाएगा। और ये जो हुआ है किस देश के बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसमें भारत जो है ये कितना % पानी इसका यूज करता है? 20% भारत करेगा और 80% जो करेगा वो पाकिस्तान के द्वारा, नल्ला के द्वारा किया जाएगा। और रावी, ब्यास और सतलज का जो सम्मेलन हुआ था 1960 में भी, ये भी हुआ था, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें भारत कितना % करेगा? इसी का विपरीत हो जाएगा, भारत 80 करेगा और पाकिस्तान जो करेगा वो 20% करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए रायबरेली की लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद जो है ये कौन बने हैं? राहुल गांधी। और एक जगह और जो बने थे वायनाड से बने थे, वायनाड और एक जगह और रायबरेली, दोनों जगह से ये सांसद के रूप में जो बने थे ये राहुल गांधी ही बने थे, जो कि अभी वर्तमान में जो एक ही पद पर मतलब एक ही जगह रहे और एक जगह से हट गए हैं। और वायनाड का सीट को खाली कर दिए हैं। वायनाड सीट पर जो है अभी वर्तमान में उपचुनाव होने वाला है, जो कि कांग्रेस की तरफ से किसको उतारा गया है? ये प्रियंका गांधी, ठीक है, प्रियंका गांधी को उतारा गया है। आगे बता दीजिएगा लोकसभा की टोटल सीट जो है वो कितना है अभी वर्तमान में? 543, ठीक है, 543। पहले 545 पर था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 545 हो जाएगा। और ये जो है 43, ठीक है, 543 हो जाएगा। और ये जो है कब तक ये सीट जो है यथावत इसी तरह रहेगा, ठीक है, 2026 जो है 2026 तक जो है ये सीट का जो है वो वैसे ही यथावत रहेगा। उसके बाद संशोधन करके आगे बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा लोकसभा का पहला बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 13 मई 1952 को हुआ है। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला गठन हुआ है, पहली बैठक हुई है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? जीवी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम हो जाएगा। और ये जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो वर्णन किया गया है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, 93 में किया गया। और लोकसभा का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 में हो जाएगा। और लोकसभा जो है कौन सा सदन है? निम्न सदन जो है लोकसभा हो जाएगा। और उस सदन कौन है? राज्यसभा। और ये निम्न सदन को ही ये जनताओं का सदन के रूप में कहा जाता है। बताइएगा मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? ये राम मोहन नायडू को बनाया गया है। राम मोहन नायडू हो जाएंगे, राम मोहन नायडू को ही बनाया गया है, जो कि पुरुष में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए वाराणसी सीट से जो है वो कौन जीते हैं इस बार लोकसभा में? ये नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अयोध्या से कौन जीते हैं? अवधेश सिंह अयोध्या से जीते हैं। उसके बाद बताइएगा मैनपुर जो सीट है उससे कौन जीते हैं? डिम्पल, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हो जाएगी, जो कि मैनपुर सीट से जीती है। उसके बाद बता दीजिएगा
गांधीनगर से कौन जीते हैं? मोटा भाई हो जाएंगे, जो कि अमित शाह जो है गांधीनगर से ही जीते हैं। और विदिशा से कौन जीते हैं? शिवराज सिंह चौहान, मामा शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, यही जीते हैं। और बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध सांसद किसे चुना गया है? ये मुकेश दलाल को चुना गया है, ठीक है, मुकेश दलाल को ही, जो कि सूरत के ये सांसद हो जाएंगे। बताइएगा लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? ये आरबीआई को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे आरबीआई का। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1935 में हुआ था, और इसको जो मिला था राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आरबीआई का, वो 1 जनवरी 1949 को इनका किया गया। 1 जनवरी है। बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये 1988। और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में वैधानिक दर्जा मिला था। और अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति जो होता है उसमें कुल कितना सदस्य है? 6 गो सदस्य होते हैं, ठीक है, 6 सदस्य होते हैं, जो कि 3 जो सदस्य होते हैं वो आरबीआई के द्वारा चुने जाते हैं, और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो है रेट का निर्धारण करता है। 4.2 अभी किया गया है। बताइए भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देशों के साथ पहली सीधी उड़ान की प्रारंभ किया है? ये कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया के साथ किया गया है। और यहाँ पर जो है कंबोडिया में जो है कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा, जो कि विश्व के अजूबों में भी शामिल किया गया है, जो कि 8वां अजूबा के रूप में विश्व का ये अंकोर वाट का मंदिर को शामिल किया गया है। और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएंगे। और ये किस वंश से संबंधित थे? खामेर वंश, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय जो हो जाएंगे वो खामेर वंश से संबंधित हो जाएंगे। बड़े खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये किस शैली में बना हुआ है? कल भी बोले थे पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। बताइए एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और ये किस वंश के द्वारा बनाया गया था? ये गंग वंश के द्वारा, ठीक है, गंग वंश के द्वारा ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए गोल्डन पैगोडा का देश जो है वो किसे कहा जाता है? ये म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है, म्यांमार जो हो जाएगा गोल्डन पैगोडा का देश के रूप में जाना जाता है। बताइएगा भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहली खेप निर्यात किया है? ये फिलीपींस हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? मनीला, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी जो हो जाएगा वो मनीला हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में ही हो जाएगा। और एक रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे ही थे, उसी का नाम सुनिए ना, रमन मैग्सेसे ही फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे पूर्व, मतलब पहले जो थे उन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसको जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस राज्य ने जनता भवन और परियोजना का उद्घाटन अभी वर्तमान में किया है? ये असम के द्वारा किया गया, असम के द्वारा जनता भवन और सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और सौर पैनल जो होता है इसमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है, अधातु होता है सिलिकॉन, और अधातु का उपयोग, ठीक है, अर्धचालक अधातु उसी को कहा जाता है, अर्धचालक, हाँ, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कामरूप जो है वो किसका नाम है? असम का ही नाम हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ से है? ये भी असम में ही हो जाएगा। और ये किस लिए प्रचलित है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए हो जाएगा, ठीक है। और देहिंग पटकई अभ्यारण्य जो ये कहाँ स्थित है? ये भी असम में ही हो जाएगा। और माजलू द्वीप जो है विश्व का द्वीप हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, जो कि ये कहाँ स्थित है? ये भी असम में हो जाएगा। और किस नदी पर बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूएन एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश सोकोरो का संबंध जो है वो किससे है, किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। बताइएगा UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नैरोबी में हो जाएगा, ठीक है। और ये ICC जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दुबई में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हो जाएंगे, जो कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे कौन है? ग्रेग बर्कले जो हो जाएंगे ICC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और ICC का गठन कब हुआ था? 1909 में किया गया है। 1909 में ICC का गठन हुआ और 20
बीसीसीआई गठन कब हुआ है? ये 1928, ठीक है ना, 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ है। और बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हो जाएंगे, ठीक है, रोजर बिन्नी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए ILO जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1919 अप्रैल में, 19 अप्रैल 1919 को किया गया था, ठीक है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा में। वही WTO और WHO जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा में ही हो जाएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। हाँ, जिनेवा में है, तीनों जिनेवा में ही है। ILO, WTO और WHO तीनों का जिनेवा में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, UNO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO का मुख्यालय जो ये कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बता दीजिएगा, चर्चा में रहा नान मथुलम कार्यक्रम का संबंध जो है वो किस राज्य से है? ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और RN रवि साहब जो है वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाएंगे। बताइए, 100 मिलियन वर्ष पुरानी टोरोसौर की नई प्रजाति की खोज जो किया गया है वो किस देश के द्वारा खोजा गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज हो जाएगा। प्यासी भूमि के देश किसे कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसका सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? नौरू, ठीक है, नौरू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। इसी देश में न्यूजीलैंड भी पड़ता है, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी जो वो कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन हो जाएगा। और कीवी जो है वहाँ का पक्षी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वहाँ का कीवी न्यूजीलैंड का हो जाएगा। बताइए, FIDE अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाले चौथी भारतीय महिला जो बनी है वो कौन बनी है? ये दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख हो जाएगी, जो कि अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब को जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? R वैशाली हो जाएंगे। और 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी बन चुके हैं, वो कौन बने हैं? श्याम निखिल, ठीक है, श्याम निखिल 85 नंबर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अब जो है मंत्रिमंडल जितना भी बना हुआ है, शुरू में ही बता दी थी, मंत्रिमंडल का कुछ गठन कर किया जो गया है उसका व्याख्या आज क्लास में किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल जितना भी बने हैं आज उसको अब देख लेते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग के मिनिस्टर किसको बनाया गया है? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। पेंशन विभाग, कार्मिक लोक कल्याण शिकायत विभाग, उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये सभी का जो बनाया गया है नरेंद्र मोदी साहब ही हो जाएंगे। और साथ साथ ये प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? ये PK मिश्रा को बनाया गया है। PK मिश्रा अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइएगा, रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ये राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन बनी है? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और विदेश मंत्री किसको बनाया गया है? S जयशंकर को वर्तमान में विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आवास एवं शहरी मामले के मंत्री जो वो किनको बनाया गया है? ये मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, जो कि ये पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो नायब सिंह सैनी अभी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, भारी उद्योग मंत्री के किसको अभी वर्तमान में बनाया गया है? ये HD कुमार स्वामी को बनाया गया है। HD कुमार स्वामी जो है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में बनाया गया है। बताइए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? ये पीयूष गोयल हो जाएंगे। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। और बंदरगाह जहाजरानी मंत्री किसको बनाया गया है? ये सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन बताइए, सामाजिक न्याय मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? ये वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, विमानन मंत्रालय के अभी मंत्री जो है वो किसको बनाया गया है? राम मोहन नायडू को बनाया गया। और उपभोक्ता मामले के मंत्री किसको बनाया गया है? प्रहलाद जोशी को बनाया गया। रामविलास पासवान तो कब तक हो गए, कहाँ ध्यान है आपको? खाद्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। रामविलास पासवान के बेटा जो है वो चिराग पासवान को बनाया गया है। आगे बताइए, कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह, ठीक है, आप ही लोग के सांसद हो जाएंगे, जो कि गिरिराज सिंह जो है ये कपड़ा मंत्री बने हैं। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास के लिए दूरसंचार मंत्री किसको बनाया गया है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी वर्तमान में बना दिया गया है। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री किसको बनाया गया है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। और भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? ये गजेंद्र सिंह
शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है? ये अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो है इसको महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। आगे बताइए, कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? ये किरण रिजिजू को बनाया गया है, किरण रिजिजू हो जाएंगे। बताइए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसको बनाया गया है? ये हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। आगे बता दीजिएगा, निकाल दीजिए ना। बताइए, रोजगार एवं युवा मंत्री के मंत्री जो किसको बनाया गया है? ये मनसुख मंडाविया, रोजगार मंत्री एवं खेल मामले के मंत्री जो बनाया गया वो मनसुख मंडाविया जी को बनाया गया है। आगे बताइएगा, कोयला एवं खनन मंत्री किसको बनाया गया है? ये जी किशन रेड्डी को बनाया गया। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो वो किसको बनाया गया है? ये चिराग पासवान को बनाया गया। और जल शक्ति मंत्री जो वो किसको बनाया गया है? ये CR पाटिल को बनाया गया, जो कि इससे पहले जो है गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जल शक्ति मंत्री हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री जो वो कौन है? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो वो कौन है अभी वर्तमान में? जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री में जितना भी था उसको आज करवा दिया गया है। अब जो लुसेंट पर चलते हैं, लुसेंट का होमवर्क जो दिया गया था वो सारे होमवर्क पहले जो है ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ज्योग्राफी, जो कि BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जिनका होगा उनके लिए, जिनका ज्योग्राफी होगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ साथ जितना भी एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए जो है लुसेंट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, मैकाल पठार जो है ये कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा, ठीक है। मैकाल पहाड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर चोटी जो है ये कौन सी चोटी है? ये अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1036 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, और अमरकंटक के जो है पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा नदी हो जाएगा। उत्तर की ओर से कौन नदी निकलती है? सोन नदी। और दक्षिण की तरफ से कौन निकलती है? महानदी निकलती है। और इसका ट्रिक भी याद होगा, बहुत बार बता चुके हैं, जो कि सोनम नाम से याद कर सकते हैं, जो कि सोनम किसी लड़की का नाम रहता है, उसी नाम से आप याद कर सकते हैं। जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी हो जाएगी, 3 नदी हो जाएगी, सोनम करके याद कर लीजिएगा, जो कि सोन नदी हो जाएगा। उसके बाद 9 से हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, और 9 से महानदी हो जाएगा। ये तीनों नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलता है। और इसमें अगर दिशा देगा तो पश्चिम की ओर अगर पूछा, पश्चिम की ओर से अगर अमरकंटक से निकलता है तो नर्मदा हो जाएगा, और दक्षिण की ओर से अगर पूछा जाएगा तो ये सोन महानदी हो जाएगा, और ये उत्तर की ओर से अगर पूछा जाएगा तो ये सोन नदी हो जाएगा। तीनों नदी का उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। और अमरकंटक की पहाड़ी जो है, मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी जो हो जाएगा वो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा, जिसका ऊंचाई जो हो जाएगा 1036 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइएगा, सतपुरा की पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सी है? ये धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा ये धूपगढ़ी हो जाएगा, जिसका ऊंचाई जो वो कितना है? 1350 मीटर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये महादेव पर्वत पर ये स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा, और इसके पूर्वे, महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्सा जो है, इससे कौन सी नदी निकलती है? ये ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती नदी हो जाएगा। और ये ताप्ती नदी जो है किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी जो हो जाएगा ये पश्चिम की ओर ही बहने वाली नदी हो जाएगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, दक्कन का पठार जो है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और यह पठार जो ज्वालामुखी बेसाल्ट का चट्टानों के टूटने से ही बना है। और इसी में किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का निर्माण भी होता है वो किस के टूटने से होता है? ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का, बेसाल्ट के चट्टान के टूटने फूटने से ही ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। और दक्कन का पठार भी निर्माण हुआ है ना, यही इसी के टूटने से दक्कन का पठार का भी निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी जो है ये किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ये महाराष्ट्र, गुजरात में हो जाएगा। और किस खेती के लिए ये उपयुक्त होती है? ये कपास के लिए काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, ठीक है। कभी कभी रेगुर मिट्टी भी दे देता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम जो हो जाएगा वो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। बताइएगा, ये दक्कन का पठार जो है इसका आकार किस प्रकार का है? ये त्रिभुजा आकार का हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार जो हो जाएगा ये किस आकार का हो जाएगा? तो त्रिभुजा आकार का हो जाएगा। दक्कन के पठार जो है इसके पूर्वी भाग जो है इसको क्या कहा जाता है? जो मुंबई में पड़ता है विदर्भ हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। बताइए, धारवाड़ का पठार जो है ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? ये भी कर्नाटक में ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी कर्नाटक में हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और एक और जो हो जाएगा धारवाड़ का पठार। ये सभी पठार और पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में ही पाया जाए, दक्षिण भारत का हो जाएगा ये सब। आगे बताइएगा, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये ताप्ती नदी के मुहाने पर कन्याकुमारी के
अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तृत भ्रंश कागार पर है। इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाएगा 1200 मीटर हो जाएगा। बताइए उत्तर में गुजरात को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सौराष्ट्र हो जाएगा, जो कि उत्तर में गुजरात को सौराष्ट्र की पहाड़ी या गिर की पहाड़ी कहा जाता है। और जो कि गिर जो है वो किस लिए प्रचलित है? एशियाई शेर के लिए हो जाएगा, एशियाई शेर के लिए, एशियाई सिंह के लिए विख्यात हो जाएगा। और यह गिर जो है ये गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि किस राज्य से गुजरती हुई सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करता है? ये गोवा से होकर गुजरती हुई सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, ये जो हो जाएगा 2 भाग जो हो जाएगा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा, जो कि ये गोवा राज्य के द्वारा ये बांटी जाती है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री जो है इसकी सर्वोच्च शिखर चोटी जो है महाराष्ट्र में कौन सी चोटी है? ये कलसुबाई की चोटी हो जाएगी, कलसुबाई हो जाएगी, जो कि 1664 मीटर जो है ये कलसुबाई की ऊंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और कुद्रेमुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक, लोहा के लिए ना है। कुद्रेमुखी जो हो जाएगा लोहा के लिए हो जाएगा, कर्नाटक में है। और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 1892 मीटर है। बताइए महाबलेश्वर जो है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, 1438 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइएगा, और ये सब जो है उत्तरी सह्याद्री का प्रमुख चोटी हो जाएगा। बताइए विल्सन पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई में ही हो जाएगा। और एलिफेंट पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में, मुंबई के महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, महाबलेश्वर से कितनी नदियों जो है वो निकलती है? 5 नदी हो जाएगा, जो कि कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना, ये सभी 5 नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। बताइए थालघाट दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता को थालघाट दर्रा जोड़ता है। और भोरघाट किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे। इसको याद भी कर सकते हैं, मुंबई से पुणे जाते जाते जो है वो भोर हो जाता है, इसे याद कर सकते हैं। आगे बताइएगा, पालघाट दर्रा जो है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ये कालीकट से लेकर के तिरचूर, कोयम्बटूर, इंडोर रेल मार्ग तक जोड़ता है। और ये जो पालघाट जो है इसकी ऊंचाई जो वो कितना है? ये 305 मीटर हो जाएगा, पालघाट का 305 मीटर हो जाएगा। और सेनकोटा घाट जो है इसका ऊंचाई कितना है? इसका 280 हो जाएगा। और थाल घाट की ऊंचाई कितना है? 580 हो जाएगा। और भोर घाट की ऊंचाई कितना है? 6 बजे भोर होता है, 6:30 बजे बजा दीजिए, 630 मीटर होता है, 630 हो जाएगा। 6 बजे भोर हो जाता है ना, 6:30 बजे भोर कर दीजिए, 630 मीटर हो जाएगा। मतलब ठंडा महीना में 6:30 बजे होता है। चलिए आगे बताइए, नीलगिरी पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोदाबेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनायमुडी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो ये दोदाबेटा हो जाएगा। और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा घाट है? ये पाल घाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? ये अनायमुडी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अनायमुडी जो है वो किस राज्य में है? ये केरल में हो जाएगा। और यहीं पर जो है काजू उत्पादन के लिए ये प्रचलित हो जाएगा अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है ना, ये काजू और इलायची के लिए, इलायची और काजू के लिए उत्पादन के लिए अग्रणी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला का नया नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह का नाम बदल के कर दिया गया है। और दीनदयाल स्टेशन भी है एक, दीनदयाल मुगल सराय जो है भारत का ये रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड जो था ये मुगल सराय को ही पहले कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज करके जो कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। बताइए, शॉर्ट सेट द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नाहवा सोहा बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और जीएनपीटी बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? इसी का नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी को कहते हैं, जीएनपीटी भी देता है कभी कभी, तो ये मुंबई में ही हो जाएगा। और मरमा गोवा कहाँ स्थित है? ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, केरल में हर वर्ष
प्रसिद्ध जो है ये कौन सा दौड़ होता है वहाँ पर? नौका दौड़ होता है, जो कि किस ट्रॉफी से ये संबंधित है? ये नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये नौका दौड़ से ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका आयोजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये पुन्नामदा ख्याल के द्वारा ये किया गया था नेहरू ट्रॉफी का। इसका आयोजन जो होता है पुन्नामदा ख्याल में किया जाता है, हाँ किया जाता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा और नौका दौड़ से ये संबंधित है। बताइए पूर्वी घाट के उत्तर में जो है वो कौन सी नदी बहती है? पूर्वी घाट के उत्तर में ये महानदी बहती है, जो कि उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। और दक्षिण में कौन सी नदी निकलती है? बेंगई नदी, जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा, दक्षिण भाग में। जो कि ये नदी जो है 1131 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के बहती हुई पश्चिमी घाट पर्वत में चल जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, तमिलनाडु के जवारी पहाड़ी जो है वो दक्षिणी पूर्वी ढलान पर किसके जंगल पाए जाते हैं? ये चंदन के जंगल पाए जाते हैं। और चंदन की लकड़ी के लिए किस राज्य प्रचलित है? कर्नाटक राज्य जो है ये प्रचलित हो जाएगा। और तमिलनाडु के जवारी पहाड़ी जो है उस पर भी चंदन चंदन के जंगल पाए जाते हैं। पता है पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके हुए क्षेत्र जो होते हैं, जो दुर्लभ प्रजाति के लिए एक पक्षी है, जो पक्षी जो है वो जॉर्डन कोर्सर में पाई जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये पड़ता है। पता है पूर्वी घाट में किसकी खादान जो है सबसे अधिक मिलती है? ये कोयला का खादान हो जाएगा। पूर्वी घाटी जो है यहाँ पर कोयला की खादान जो है वो सबसे अधिक मिलता है। बताइए भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है इसको कोरोमंडल तट जो है कहाँ से कहाँ तक को कोरोमंडल कहा जाता है? ये कन्याकुमारी से कृष्णा गोदावरी तट के डेल्टा जो होता है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के तट को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहा जाता है। गोलकुंडा हो जा रहा है। गोदावरी डेल्टा से लेकर के और उत्तरीय तटीय भारत को जो है वो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बताइए डॉल्फिन नोज की पहाड़ी जो है वो किसके पीछे सुरक्षित है? कौन सा बंदरगाह है जो दक्षिण नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बसा हुआ है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन हो गई है? अमरावती अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो गई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। इन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में जो राजधानी हो गया आंध्र प्रदेश का वो अमरावती हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था भूगोल के बाद जो ज्योग्राफी के बाद जो दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था जो दिया गया था लुसेंट का अर्थशास्त्र जो है उसको देख लेते हैं। जो होमवर्क जो दिया गया था, अब जो है योजना आयोग का शुरू किया गया है 82 के 83 क्वेश्चन। अच्छा छोड़ दी, चलिए ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम किसके पुस्तक में आया था? ये विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो था प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक जो है, इसी पुस्तक में जो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव को इसी में दिया गया था। और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था? ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। 1934 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। बताइए राष्ट्रीय विनिर्माण एवं सामाजिक नियोजन के प्रस्ताव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो वर्धा में बैठक को स्वीकृति जो मिली थी वो किस वर्ष मिला था? ये 1937 में मिला था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? ये 1938 में किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका स्थापना जो किया गया था वो 1938 में किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बताइए बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा कब बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था? ये 1944 में बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया गया था, जो कि ये 15 वर्षीय सूत्रीबद्ध योजना में जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग का नया विभाग जो खोला था वो किस वर्ष खोला गया था? ये भी 1944 में ही खोला गया था, जो कि इसको जो है गांधीवादी योजना जो है इसी के अंतर्गत जो है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने इसको गांधीवादी योजना बना दिया था। बता दिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जन योजना जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? जन योजना ये एम.एन. राय, ठीक है। एम.एन. राय के द्वारा जन योजना को लाया गया था, जो कि जनता का योजना हो जाएगा। और यह जो है वो कब लाया गया था? 1945 ईस्वी में लाया गया था। बताइए सर्वोदय योजना कौन लाए थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाया गया था, जो कि कब आया था? 1950, ठीक है। 1950 में सर्वोदय आ गया, नहीं 1950 में आया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आर्थिक नियोजन समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? आर्थिक नियोजन समिति ये 1947 में किया गया था। और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली बार योजना, ये पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था। और यह किस देश से लिया गया था? रूस देश से लिया गया था। और लाने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए थे। वो मॉडल अलग है और लाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो लागू किए थे, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और मॉडल जो था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित हो जाएगा। बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56 तक ये चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास और प्रक्रिया का प्रदान करना, ये पहला हो जाएगा। और इसी में कृषि को प्राथमिकता इसी में दिया गया है। और इस योजना के द्वारा राष्ट्रीय आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय में कुल कितना वृद्धि हुआ था? 11%। राष्ट्रीय आय में 18% था, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है इसका 11% की कुल वृद्धि हुआ था। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, इस योजना में सर्वाधिक उद्योगों का विकास की समीक्षा की गई तथा इस मदों में 6% राशि को खर्च किया गया था। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, जो कि कब हुआ था? 1952 में किया गया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना कब आया था? ये 56 से 61, ठीक है, 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जो कि किस मॉडल पर आई थी? ये पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? ये समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। और इसमें विकास जो बल जो दिया गया है वो उद्योग धंधा पर विकास का बल दिया गया है। भारी उद्योग का विकास जो है सबसे ज़्यादा इसी में किया गया है। और इसी योजना के तहत जो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाना की खोज भी, मतलब ये स्थापना जो है निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन में, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी? 1961 से 66 हो जाएगा। और यह योजना जो है वो किसके मॉडल पर आधारित था? तीसरा, पहला दूसरा तो सभी लोग जानते होंगे, तीसरा बताइएगा। ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती योजना के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। और यह जो है यह तीसरी पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसी के समय में गॉडगिल योजना भी इसी के रूप में आया था। यही जो है जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल जो था ना, यह बाद में जो है गॉडगिल योजना के नाम से ये जाने लगा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था को में पहुंचाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। बताइएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? ये कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था। कृषि पहला, इसे मुख्यतः पहला पर कृषि दिया गया था और दूसरा हो जाएगा उद्योग पर हो जाएगा। और कृषि और उद्योग अगर दोनों पूछा जाएगा तो वो तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बोकारो स्टील प्लांट जो है एकमात्र यही है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जुड़ा था, जो कि कब ये स्थापना हुआ था? ये 1964 में आया है। बोकारो, ये सोवियत संघ, क्वेश्चन सुनिए ना, बोकारो जो है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से ये बनाया गया था। और ये 1964 में इसको स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में कर दिया गया था। यही जो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बाकी जो सभी हुआ था वो उद्योग का जो हुआ था, जैसे दुर्गापुर हुआ, भिलाई हुआ, राउरकेला हुआ, ये सभी जो हुआ था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, इस योजना के दौरान सरकार की नई अपनाई गई नीति जो था वो कौन सा नीति कहलाया था? ये कृषि नीति हो जाएगा। और इसी योजना में जो है कि ये हरित क्रांति भी इसी योजना में मतलब जन्म हुआ था। इसी योजना में हरित क्रांति का भी जन्म हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया है। आप लोग का बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी जो होता है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही ये भी हुआ था। और ये दूसरा, ये भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। ये जो पंचवर्षीय योजना कहा जाएगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही 1962 में ये युद्ध हुआ था। बताइए, योजना अवकाश जो आया था वो कब आया था? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश आया था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना को बनाया गया था। इस अवकाश की अवधि में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्रों में उद्योग क्षेत्रों के समान प्राथमिकता दिया गया था। बताइए, भारत में योजना अवधि जो है वो कितनी बार योजना अवकाश आया है? ये 3 बार आया। भारत में योजना अवधि में 3 बार ये योजना अवकाश आया है।
बताइए आर्थिक और सामाजिक आयोजन जो है भारत की संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये समवर्ती सूची में हो जाएगा। और ये समवर्ती सूची जो है किस अनुसूची में रखा गया है? ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और ये सभी जो अनुसूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अनुसूचियाँ जो है उसको लिया गया है। और ये पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा है? 51 से 56 हो जाएगा। दूसरा काल कब से कब रहा है? 56 से 61 हो जाएगा। और तीसरा काल कब से कब रहा है? 61 से 66 हो जाएगा। और 66 से 69 जो रहा था वो योजना अवकाश रहा था। उसके बाद जो चौथा आता है वो कब आता है? 69 से 74 हो जाएगा। और पांचवा कब आती है? 74 से 78। पांचवा जो है 74 से 78 तक आता है। और उसके बाद फिर योजना अवकाश आता है 2 वर्ष का, जो कि 80 तक आता है। उसके बाद 80 से 85 हो जाएगा, छठी योजना हो जाएगा। उसके बाद 7वीं योजना कब आती है? 85 से 90 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश आता है। और 92 97 जो हो जाएगा 8वीं हो जाएगा। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है? 97 से लेकर के 2002 जो हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और 10वीं जो है वो कब आती है? 2002 से 2007 हो जाएगा। और 11वीं कब आती है? 7 से 12 हो जाएगा। और 12वीं कब आती है? 12 से 17 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ये टेस्ट में। जो योजना आयोग जो है, ये नीति आयोग जो बना, ये योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का जो गठन किया गया है, ये किस योजना के बाद इसका गठन किया गया है? किस पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया है? ये 12वीं योजना में किया गया। 12वीं योजना में किया गया। आंसर जो लिया था वो 12वीं बाद पूछा जाएगा तो हो जाएगा। और वैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसको किया गया था, जो कि 12-17 तक ये चला था। और 2015 में ही ये 1 जनवरी 2015 को मतलब नीति आयोग बना दिया गया था। योजना आयोग से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 15 में ही। और नीति आयोग जो बना दिया गया था वो 14 में खत्म कर दिया गया था, 15 में बनाया गया था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो जो दिया गया संविधान, भारतीय संविधान जो दिया गया था होमवर्क में, उसको अब देख लेते हैं। बता दीजिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है? क्वेश्चन सुनिएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जब की जाती है तब जो है अनुच्छेद 19 जो है इसमें मूल अधिकार को स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 358। ठीक है, ये अनुच्छेद जो हो जाएगा 358 में जो दिया गया है। 19 अनुच्छेद में जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो जो है आपातकाल में जो है निरस्त कर दिया जाता है। जो कि ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये 358 अनुच्छेद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ बताइए? 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब आया था? 1978 में हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 359 के क्षेत्रों में 2 प्रतिबंध लगाया गया था। जो कि प्रथम हो जाएगा राष्ट्रपति का अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का। और दूसरा जो हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रभावी मतलब आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। यही जो है दोनों दिया गया है। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 359 में यही दोनों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 358 अनुच्छेद जो है उसमें केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही मूल अधिकारों में संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 359 में सभी मूल अधिकारों से संबंधित जितना भी जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही निलंबन कर दिया जाता है। बताइए राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में लगता है? 356। ठीक है, 356 अनुच्छेद जो होता है इसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। और राज्य में आपात की घोषणा के बाद जो है संघीय न्यायिक कार्य छोड़ करके राज्य प्रशासन का कार्य जो है वो कौन अपने हाथों में ले लेता है? ये संघ ले लेता है, राष्ट्रपति ले लेता है ना, संघ ले लिया जाता है, संघ के द्वारा ले लिया जाता है। बताइए तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 26 जून 1975 को हुआ था। और ये दूसरा और तीसरा जो उद्घोषणा हुआ था इसको वापस कब ले लिया गया था? ये 1977 में ले लिया गया था। ठीक है, 1970 में लिया गया था। और दूसरा जो हुआ था आपातकाल जो दूसरा आया था वो कब आया था? 1971 में दूसरा आया था। और तीसरा आया था वो 1975 में हो जाएगा। और पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 में। दूसरा तीसरा को वापस कब लिया गया है? ये 1977 में दूसरा और तीसरा को वापस ले लिया गया है। अब जो है साइंस का जो होमवर्क में लुसेंट का जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा इधर है।
बता दीजिए एक BTH यूनिट थर्मल में एक BTH यूनिट जो होता है इसमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? ये 252, ठीक है, 252 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी। एक कैलोरी जो होता है इसमें कितना जूल होता है? ये 4.186 हो जाएगी, एक कैलोरी में हो जाएगा। यही 1 किलो कैलोरी अगर लगेगा तो वो 1000 से इसमें गुना कर दीजिए, 4186 जूल हो जाएगा। और 1 जूल जो होता है वो कितना कैलोरी के बराबर होता है? 1000। तो 0.24 कैलोरी के बराबर 1 जूल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बता दीजिए उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? उष्मा का जूल हो जाएगा। तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है केल्विन हो जाएगा। उष्मा का जो होता है वो जूल हो जाएगा। बताइए 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा मिलता है, उष्मा की मात्रा जो होता है उस उष्मा को क्या कहा जाता है? ये कैलोरी कहा जाता है उसको। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जो मिलता है उस उष्मा को कैलोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी जो होता है 1 ग्राम शुद्ध जल का जो होता है मान ताप जो होता है वो कितना से बढ़ाने के लिए आवश्यक? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप जो होता है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा जो लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एक कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी हो जाएगा। और एक थर्म जो होता है उसमें कितना BTH यूनिट होता है? 1000 होता है। एक थर्म जो होता है इसमें 1000 BTH यूनिट होता है। और एक BTH यूनिट जो होता है इसमें 252 कैलोरी होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग था। बताइए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है? ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। बताइए तापमापी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा किया गया। बताइए फ़ारेनहाइट पैमाना जो है इसका आविष्कार कौन किया है? ये फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट के द्वारा फ़ारेनहाइट पैमाना का किया गया। और फ़ारेनहाइट जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और फ़ारेनहाइट पैमाना पर जो है हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यही डिग्री में पूछा जाएगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइए रोमर पैमाना जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? ये 80 भाग, ठीक है, 80 भागों में इसको बांटा गया है। इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है C-0/100 बराबर F-32/180 हो जाएगा, बराबर R-0/180, सीधे 80 हो जाएगा। उसके बाद K-273/100 हो जाएगा। इसमें जो है सभी का संबंध रहता है और सभी से आप डिग्री में दिया रहेगा। अगर पूछेगा, किसी में पूछेगा तो वो आप निकाल सकते हैं यही फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यदि मैक संख्या 1 से अधिक होती है तो पिंड की चाल जो होती है वो क्या होती है? ये सुपरसोनिक हो जाएगी, सुपरसोनिक हो जाएगी, जिसे पराध्वनिक कहा जाता है। और अगर मैक संख्या जो है 5 से अधिक होती है तब इसको क्या कहते हैं? अति पराध्वनिक कहा जाता है। और ये हाइपरसोनिक हो जाएगा, अति पराध्वनिक या हाइपरसोनिक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जो ध्वनि की उत्पत्ति जो है ये किसके कारण करता है? ये वायु के कंपन के कारण करता है, ठीक है। और ऑर्गन जो है ये कौन सा गैस है? ये अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैसे तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है वह तरंग को कौन सा तरंग कहा जाता है? अप्रगामी तरंग हो जाएगा, अप्रगामी तरंग के रूप में कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जब समान आवृत्ति तथा आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा को पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ये ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है, ध्वनि का व्यतिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ध्वनि का आवृत्ति जो n बराबर जो होता है, आवृत्ति बराबर क्या सूत्र होता है? ये ध्वनि का वेग हो जाएगा बट्टे ध्वनि का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, क्योंकि n बराबर जो होता है v/λ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन नली जो है वो कितने प्रकार की होती है? ऑर्गन नली ये 2 प्रकार का होता है। एक खुला नली होता है, खुला ऑर्गन पाइप हो जाएगा। और दूसरा जो होता है ये बंद ऑर्गन पाइप हो जाएगा। बताइए जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति की उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, यह किसका प्रभाव है? डॉपलर का, ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था लुसेंट में, जो बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक हो जाएगा लुसेंट का, तो उसको देख लेते हैं। अब
बताइए सेब का खाने योग्य भाग जो है ये कौन सा भाग खाया जाता है? ये पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन सेब का भाग हो जाएगा। और नाशपाती खाने योग्य भाग कौन होता है? ये भी पुष्पासन ही हो जाएगा। आम अभी चलती में आ रहा है, जो आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो मध्य फलवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताइएगा अमरूद का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? ये अमरूद का फलवृत्ति और बीजांडसन, ठीक है, फलवृत्ति और बीजांडसन हो जाएगा। और अंगूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? ये फलवृत्ति और बीजांडसन हो जाएगा अंगूर खाने। और केला खाने योग्य भाग कौन होता है? ये मध्य फलवृत्ति और अंत फलवृत्ति हो जाएगा। और केला में जो है आयरन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? ये भ्रूणपोष हो जाएगा। और पपीता खाने योग्य भाग कौन होता है? ये मध्य फलवृत्ति हो जाएगा। नारंगी का खाने योग्य भाग ये जूसी हेयर हो जाएगा। अनानास खाने योग्य भाग कौन होता है? परिदल पुंज हो जाएगा। और कटहल खाने वाला भाग कौन होता है? कटहल ये परिदल पुंज ही और बीज खाया था। और लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? एरिल हो जाएगा। और लीची का पत्ती जलने में कौन सा पोटासियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। और काजू का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पवृत्त और बीजपत्र, ठीक है, पुष्पवृत्त और बीजपत्र हो जाएगा। और गेहूं का खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं समूह जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको उत्तक कहा था, टिश्यू कहा था, उत्तक। आगे बताइए आवृत्ति बीजी में निषेचन जो होता है वो किस संलयन के द्वारा होता है? ये त्रिक संलयन के द्वारा होता है। जबकि अन्य वर्ग के पौधा जो होता है इसमें जो होता है निषेचन वो किसके द्वारा होता है? द्विक संलयन, ठीक है, द्विक संलयन डबल फ्यूजन के कारण जो होता है वो अन्य वर्गों में होता है। और आवृत्ति बीजी जो निषेचन होता है ये ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए पराग नली बीजांडसन में प्रवेश करके बीजंडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकोश को वहां पर छोड़ देती है और एक नर युग्मक और अंड कोशिका की संरचना करता है, उसे क्या कहा जाता है? ये निषेचन उसे ही कहा जाता है, निषेचन हो जाएगा। और निषेचन अंड जो होता है, निषेचित अंड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये युग्मज कहा जाता है, इसे ही जायगोट कहा जाता है, युग्मज या जायगोट कहा जाता है। बताइए पुंगंग जो है ये एक या एक से अधिक पुंकेसर पुंगंग में होते हैं। और पुंकेसर में परागकण जो है ये पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। पुंकेसर जो होता है इसमें पाए जाते हैं। बताइए जयांग जो है इसमें अंडप होते हैं या नहीं होते हैं? होता है, ठीक है, जयांग जो होता है इसमें अंडप होता है। और अंडप जो है जयांग के अंडप जो है वो कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3 भागों में बांटे जाते हैं, जो कि अंडाशय, बतिकाग्र और वार्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय हो जाएगा पहला, दूसरा वार्तिका हो जाएगा और वार्तिकाग्र जो होता है वो तीसरा हो जाएगा। अगला कुछ है कंद जो होता है, ये कंद किसका उदाहरण है? ये आलू जो है कंद का उदाहरण हो जाएगा। बंडा केसर किसका उदाहरण है? ये धन कंद का हो जाएगा। प्याज किसका उदाहरण है? सल कंद हो जाएगा। हल्दी अदरक प्रकंद हो जाएगा, ठीक है। गाजर जो है किस आकार का होता है? ये शंकु आकार का हो जाएगा। और सलजम चुकंदर जो होता है वो किस आकार का होता है? शंकु, ये सलजम होता है कुंभी रूपी हो जाएगा। और मूली जो होता है वो किस रूपी होता है? ये तुर्की रूपी हो जाएगा। जड़ पौधे के अवरोही भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये मूलांकुर कहा जाता है, मूलांकुर हो जाएगा। और जड़ जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार का हो जाएगा। मूसला जड़ हो जाएगा, टॉप रूट जिसे कहा था, और एक अपस्थापित जड़ कहा जाता है। बताइए जड़ जो है सदैव प्रकाश से क्या रहता है? ये दूर भूमि में वृद्धि करता है, विपरीत रहेगा, ठीक है, नीचे ही रहेगा ना। बताइएगा हरे रंग पत्ती जो होता है वो किस रंग का होता है? हरे रंग। और पत्ती जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु रहती है? मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में रहती है। और मुख्य कार्य जो हो जाएगा पत्ती का, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को बनाना जो है इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। तो ये लुसेंट का जितना भी होमवर्क दिया गया था वो सारे होमवर्क को आज समाप्त कर दिया गया है। जो होमवर्क आज का दिया गया था, बाकी जो है कल आपको होमवर्क मिलेगा था, उससे फिर आगे क्लास करवाया दिया जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस और साथ साथ सभी बिहार के एग्जामों के लिए जो स्पार्क पब्लिकेशन से जो सेट अभी पर चलाया जा रहा है वो सेट को अब स्टार्ट करते हैं। ये उल्टा हो गया कि बताइए किस राज्य ने मॉब लिंचिंग एवं अनर कॉलिंग के विरुद्ध जो है पहला अधिनियम पारित किया है? ये राजस्थान के द्वारा पारित किया गया। भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र पीसी घोष हो जाएंगे। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध जो है वो किससे है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा, राजमार्ग के विकास से हो जाएगा। बताइए इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया था? ये 1765 में लागू किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये
संविधान संशोधन की व्याख्या किया गया है। ये 368 अनुच्छेद हो जाएगा, यही भाग पूछा जाएगा तो ये भाग 20 हो जाएगा। बताइए किसान क्या करे, यह पुस्तक किसने लिखा है? जी, स्वामी सहजानंद। ठीक है, किसान क्या करे पुस्तक जो है ये स्वामी सहजानंद के द्वारा लिखा गया है। बताइए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब किया गया था? ये 1920 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है? ये एसएन हलदार के द्वारा किया गया है। एसएन हलदार के द्वारा जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किया गया है, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पटना युवक संघ की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और बिहार में नंगी हड़ताल जो आया था वो कहाँ में आया था? ये छपरा जेल में हुआ था। ठीक है, छपरा जेल में ही नंगी हड़ताल बिहार में हुआ था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होने वाला है। बताइए पूछताछ घास का प्रदेश जो है ये कहाँ में पाया जाता है? पूछताछ घास ये हंगरी में पाया जाता है। ठीक है, जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा, जो कि कहाँ से था? कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 56, सीधे 56 में किया गया है, पूरे 56 में हो जाएगा। बताइए कुलगार्दी जो है, कुलगार्दी वो किस लिए प्रचलित है? ये सोना के लिए हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया, कुलगार्दी ऑस्ट्रेलिया में है सर, दक्षिण अफ्रीका के लिए। दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। 1912 में किया गया था, बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर.एन. माधोलकर। और 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो गया में हुआ था। और वो कौन अध्यक्षता किए थे? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल जो होता है उसको क्या कहते हैं? शून्य काल का होता है। ठीक है, बताइए बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो है राज्यसभा लोकसभा मिला करके कुल कितना होते हैं? 56 हो जाएगा, जिसमें लोकसभा कितने आते हैं? 40 को लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा से कितने आते हैं? 16 को आते हैं। ठीक है, जो कि संसद में जाकर के यही 56 व्यक्ति टोटल बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके बिहार के। बताइए कौन सा एक उपनिवेशवाद है जो उदय के अत्यधिक उपयुक्त का कारण बनता है? ये सामंतवाद हो जाएगा। बताइए एक हीटर के तंतु जो है वो किसका बना रहता है? ये नाइक्रोन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एड्स रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस के कारण फैलता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। आगे बता दीजिएगा अधिकारों की आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो मनुष्य को किस पर बल देता है? ये नैतिक विकास पर देता है। बताइएगा स्पिनिंग जेनिंग की खोज कौन किए थे? जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा स्पिनिंग जेनी का खोज किया गया। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये शिवहर हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये कैमूर सबसे कम कैमूर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो हो जाएगा ये शिवहर का हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा? ये पटना हो जाएगा। और क्षेत्रफल में जो है कौन सा जिला आता है? पश्चिम चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साक्षरता में जो है बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है? ये रोहतास हो जाएगा, सबसे आगे हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता में कौन है? पूर्णिया जिला जो है वो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। बताइए मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? ये बिहार का दरभंगा जिला जो है मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मैथिली पेंटिंग जो है इसका जीआई टैग भी मिल चुका है, जो कि मधुबनी पेंटिंग है। मैथिली का मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, जो कि ये पेंटिंग का जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य को दिया गया है? ये बिहार को ही इसका जीआई टैग मिल चुका है। मिथिला मखाना को भी बिहार का ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मगध की आरंभिक राजधानी जो वो कहाँ बनाई गई थी? ये गृहब्रज में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र और असंभव तथा क्षणिक यह किसके द्वारा कहा गया था? ये हॉब्स के द्वारा कहा गया। हॉब्स ये है ये नहीं होगा, दोनों साइड है, इधर ये होमवर्क टिक लगा के दिया गया था, आप दूसरा निकाल दो। अच्छा चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कविता की परख निबंध का मूल भाव जो है ये क्या होता है? कविता की परख का निबंध का जो मूल भाव होता है ये कविता का अर्थ का बताना हो जाएगा, इसका मूल भाव हो जाएगा। और कविता की परख जो है इसके रचयिता किसके द्वारा लिखा गया है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया, जो कि ये महात्मा गांधी को
इन्हीं के द्वारा बुलाया गया था। दक्षिण ये नील खेती। राजकुमार शुक्ल था। अच्छा राजकुमार था, हाँ ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है ये कविता की परख लिखा गया और राजकुमार शुक्ल थे जो महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है, बताइएगा सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, अब जो है साइंस का जो दिया गया था होमवर्क में, एसपीडी का साइंस अभी चलाया जा रहा है और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स बचा हुआ है वो भी निकाल दीजिएगा। तो साइंस का देख लेते हैं, बता दीजिएगा मनुष्य की हृदय धड़कन जो है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ये 72 बार धड़कता है। और मानव की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्वसन की दर जो होता है वो कितना होता है? 16 से 18 हो जाएगा। और मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क भी कहा था, ये सेरेब्रम भी देता है, जिसे ध्यान दीजिएगा। बताइए वृक्क का वजन जो होता है यानी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम, 40 या 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी हो जाएगा। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीड हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी हो जाएगा। और शरीर की सबसे मजबूत की हड्डी कौन होती है? जबड़े की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, बताइए नींद आ रहा है सुंदर जी? बताइए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 हो जाएगा। और रक्त की कुल मात्रा जो होता है ये शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। जिसका जितना भार रहता है उसका 7% जो है रक्त होता है। लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। और ये दान जो करता है, जितना शरीर में खून रहता है उसका 10% दान कर सकता है। और रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? अभी ये मनाया गया कुछ दिन पहले, 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन हो जाएगा। श्वेत रक्त काल का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 हो जाएगा। रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट हो जाएगा, श्वेत को कहते हैं। एरिथ्रोसाइट जो हो जाएगा वो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और श्वेत रक्त कण जो होता है उसको ल्यूकोसाइट कहा था। शरीर का ताप नियंत्रण करने वाला भाग जो है वो कौन सा ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। सर्वदाता किसे कहा था? वो निगेटिव को कहा था। और सर्वग्राही किसे कहा था? ए बी पॉजिटिव को कहा था। ब्लड बैंक जो है वो क्या कहलाता है? किसको कहा था? प्लीहा को कहा, इसी को एस्पिरिन इंग्लिश में कहा था। बताइए भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है। पीत का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत से श्रावण होता है, जमता है, वो जाकर पित्ताशय में जाके जम जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। दूसरा हो जाएगा तभी अग्नाशय होता है। और पहली ग्रंथि जो हो जाएगा वो यकृत होता है। यकृत होता है। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा था ना, अग्नाशय को कहा था। अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा था। और ये दूसरी ग्रंथि होती है। बताइए सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको कौन सा ग्रंथि कहा था? मास्टर ग्रंथि कहा था। और पीयूष ग्रंथि भी, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। बताइए शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206। शरीर में मांसपेशी कितना होता है? 639 हो जाएगा। और शरीर में गुणसूत्र कितना होता है? 46। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का बना रहता है? 4 कोष्ठ का हो जाएगा। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कुल कितना होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है, बताइए एनटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपी कंप्यूटर के क्षेत्र में एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। बताइए एचटीटीपी का फुल फॉर्म, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, बताइए सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडेक वो सीडी का होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडेक बोला है, CDAC। ये हो जाएगा सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग हो जाएगा। बताइए CAD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। मनुष्य का जो ये मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। ठीक है, बताइए मानव शरीर में जल की मात्रा कितना % होता है? ये 80% हो जाएगा। ठीक है, 60 से 80 लेता है, 65 से 80 के बीच में लेता है लगभग पूरा। बताइए मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री हो जाएगा। और 310 केल्विन हो जाएगा। बताइए भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, एक व्यस्क मनुष्य की औसत मात्रा जो है
रक्त का कितना होता है 5 से 6, ये तो सभी वही दिया है। अब जो करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है, जो होमवर्क के में लास्ट टॉपिक के रूप में करंट अफेयर्स मिलता है, तो ये लास्ट ये बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं आज का। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ये कौन बना है? ये उदयपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगस्तल्या बायो रिजर्व सेंटर जो है वो किस राज्य में है? ये केरल में हो जाएगा। अगस्तमल्या बायो रिजर्व स्पेयर जो हो जाएगा ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लुप्त प्राय बालसम प्रजाति की खोज यहीं पर किया गया है। बताइए कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति है जो किसके द्वारा खोजा गया है? ये इसरो के द्वारा खोजा गया है। पता है बेंगलुरु के प्रोफेसर कौन थे जिनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम लिखा गया है? ये जयंत मूर्ति हो जाएंगे। जयंत मूर्ति के नाम पर ही बेंगलुरु के हो जाएंगे ये, और एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है ये इन्हीं के नाम पर दिया गया है। और क्षुद्र ग्रह जो है किस किस ग्रह के बीच में रहते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। और 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये किसे मिला है? ये इंदौर। ठीक है, इंदौर को जो है 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। 7वीं बार मिला है सबसे स्वच्छ शहर में। अगला क्वेश्चन, चंगी हवाई अड्डा जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना, ये कहाँ स्थित है? ये सिंगापुर में हो जाएगा। ठीक है, म्यूजिक फ्रॉग जो है, म्यूजिक मेढक यानी कि गाने वाली मेढक जो है, इसकी प्रजाति की खोज कहाँ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ठीक है, आगे बताइए रेज फावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट सोलर पार्क जो बनाया गया वो किस राज्य में बनाया गया है? ये उत्तराखंड में बनाया गया। बताइए किस देश को पछाड़ करके म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है? ये अफगानिस्तान को पछाड़ करके अभी वर्तमान में जो अफीम उत्पादन में अग्रणी देश जो हो जाएगा वो म्यांमार बन गया है। बताइएगा कौन सा कहाँ का तत्व मंदिर जो है ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर जो है वो भारत में कहाँ में स्थापित किया गया है? ये केरल में किया गया है। ठीक है, वेद वन पार्क की शुरुआत जो किया गया है वो भारत के किस शहर में किया गया है? ये नोएडा सेक्टर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में ये किया गया है। बताइए कमल की नई किस्म जो खोजा गया उसका अनावरण जो किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? नमो 108। ठीक है, नमो 108 हो जाएगा। बताइए मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोधा अभियान शुरू किया गया है, वो किस राज्य में शुरू किया है? ये असम के द्वारा गजा कोधा का शुभारंभ किया गया है, जो कि ये जो हो जाएगा ये मानव हाथी के संघर्ष को बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए खोला गया है। बताइए कहाँ में रंगारेड्डी जिले की एनकेलेप्पी गांव में जैन तीर्थकर की मूर्ति का शिलालेख जो है ये 2 वर्गाकार स्तंभ में मिला है? ये तेलंगाना में हो गया है। हैदराबाद में मिला है, तेलंगाना में हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में हो गया है, समझे? पूर्ण रूप से अब हो गया 2024 से। पहले ऐसे ही था लेकिन 2024 से जो है ये पूर्ण रूप से हो गया है। बताइए ICAR ने कहाँ पर कुड्डाल लोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे इल की खोज किया है? ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और गुजरात जो है ये किस मछली को बनाया है? ये घोल मछली को जो है राष्ट्रीय मछली का दर्जा जो है वो दिया गया है। बताइए मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण जो है वो कहाँ में किया गया है? मेथेनॉल, ये बेंगलुरु में किया गया है। बताइए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है दूसरी बार किसको मिला है? ये मुंबई को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, भारत के कितने राज्य है दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किया गया है? 9 गो राज्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ये कहाँ में जारी किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया। बताइए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? भारत का 53वां हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 4था हो जाएगा। और 54वां टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान कौन बना है? रानी दुर्गावती हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये MP। और मध्य प्रदेश का ये कौन सा नंबर का हो जाएगा? 7वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और 52वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो कौन था? रामगढ़ विषधारी हो जाएगा। राजस्थान का ना है, राजस्थान का हो जाएगा। तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य जो होगा यह किस राज्य में है? क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन है बताइएगा अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क जो बनाया गया है, अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क बनाया गया है वो किस राज्य में पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। वो अरावली की चोटी है राजस्थान में, लेकिन ये अरावली जो हो जाएगा यहाँ पर जो जंगली सफारी पार्क बनाया गया वो हरियाणा का हो जाएगा। बताइए मामबुलाहा गुफा जो है भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया है, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। बताइए बंसब बारा
के मानगढ़ धाम जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये किस राज्य में है? ये राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ में लागू किया गया है? ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। जैसलमेर राजस्थान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो है ये किस देश ने शुरू किया है? ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। चीन के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल के कितने % मछलियां जो है लुप्त हो चुकी है? ये 25% हो जाएगा। टोटल 25% मछलियां जो है वो लुप्त हो चुकी है, जो कि IUCN के द्वारा हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो नैरोबी में ना, IUCN ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओडिशा के कहाँ में वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये गुप्तेश्वर हो जाएगा। गुप्तेश्वर वन जो है यहीं पर जैव विविधता विरासत स्थल को घोषित किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास हमेशा मिलता रहेगा। और डेली की भांति जो है आज भी हमेशा के लिए क्वेश्चन जो दिया जाता है हमारे ग्रुप के द्वारा, जो कि आज का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, जो कि कल जो है इसका फिर से विश्लेषण किया जाएगा। और इसी पर जो लोग पहले जवाब देते हैं उनका नाम 5 लोगों का लेना रहता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल जो है इसमें चांदी के सिक्के जो होते थे इसको क्या कहा जाता था? क्या नाम दिया गया था? इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। गुप्त काल जो होते थे, गुप्त काल जो था इसमें चांदी के सिक्के जो थे, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर से, और जवाब अच्छा से दीजिएगा। क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा स्लो करके क्लास को उसके बाद देख लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, एक बार बोल देते हैं, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।